हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है फ्रॉम अनोनिमिटी टू इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहले इसमें अनोनिमस की बात की गई है। अनोनिमस जो पहले मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड की जो राइटिंग्स थी, उसमें कोई ऑथर का नेम हमें नहीं दिखता था, तो राइटर का नाम नहीं होता था, इसलिए उन्हें अनोनिमस बोल दिया जाता था। अब नाम क्यों नहीं होता था? तो नाम इसलिए नहीं होता था क्योंकि उस टाइम पीरियड पे नाम लिखने इतना इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं थे। स्टोरी या मैसेज इम्पोर्टेंट होता था। तो अनोनिमस का लेकिन मतलब ये नहीं है कि राइटर्स का कोई अपना अलग स्टाइल नहीं है, अलग उसकी थिंकिंग नहीं है। मतलब लिखने वाला कोई एक रियल पर्सन है। जैसे कि अगर हमारे पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए बिना नाम के, तब भी हम ये फील कर सकते हैं कि लिखने वाला गुस्सा है या सैड है। तो अनोनिमस का मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी हो सकता है, लेकिन राइटर तो एक ही था, लेकिन बस हम उसका नाम नहीं जानते थे। इसलिए कभी कभार हम अननोन राइटर, अननोन बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अनोनिमस से। तो मतलब राइटर का नाम हमें नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइटर इम्पोर्टेंट नहीं था। सबसे पहले ये अनोनिमस की बात की है। उसके बाद जो अर्ली हमारी अनोनिमस पोइट्री थी, डिबेट थी, उन उनके बारे में बताया गया है कि जो अर्ली जो अनोनिमस पोएम्स थी ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ के बारे में बात करती हैं। जैसे कि एक हमारे एग्जांपल दिए आउट एंड द नाइटिंगेल। तो इसमें क्या है, ये एक डिबेट पोएम है, 1225 के अराउंड में लिखी गई है। और ये डिबेट हो रही थी दो बर्ड्स के बीच में। एक आउल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सीरियसनेस को, रिलीजन को, और नाइटिंगेल जो कि रिप्रेजेंट कर रही है लव को। तो ये पोएम जो सेट हुई थी इंग्लिश कंट्री साइड में, और ये ह्यूमर को शो करती है। और एक डिवाइड हमें दिखा, एक डिवाइड दिखता है इस पोएम में कि रिलीजियस ड्यूटीज़ के बीच में और जो नए आइडियाज़ आ रहे थे अबाउट लव, तो इसके बीच में हमें डिवीजन एक ये पोएम दिखाती है। दूसरी ही ऐसे ही एक डिबेट पोएम है विनर एंड वॉस्टर। ये अराउंड 1360 में लिखी गई। इस पोएम में जो एक कैरेक्टर है वो बिलीव करता है कि मनी को सेव करना चाहिए, वेल्थ को और ज़्यादा गेन करना चाहिए। जो दूसरा पर्सन है वो बिलीव करता है कि हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, फ्रीली स्पेंड करना चाहिए। तो ये पोएम बताती है कि क्या इम्पोर्टेंस जो थी ना मनी की, जो ग्रो कर रही थी धीरे धीरे सोसाइटी में, उस इम्पोर्टेंस पे बात करती है। ये क्रिटिसाइज़ भी करते हैं जो ग्रीडी प्रीस्ट थे, उन्हें क्रिटिसाइज़ करती है ये पोएम, उन्हें कंपेयर करती है नोबल लॉर्ड से। लेकिन लेकिन ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं बताती। ये इनकरेज करती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, रीडर पे छोड़ देती है डिसीजन लेने के लिए। खुद कोई कंक्लूजन पे नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है, ये रीडर के ऊपर छोड़ देती है। उसके बाद इस पैराग्राफ में अवेयरनेस ऑफ रीडर्स के बारे में बात की गई है कि इस टाइम पीरियड पे राइटर्स और ज़्यादा अवेयर हो रहे थे, क्योंकि अब उनके पास अपनी एक ऑडियंस थी, तो वो और ज़्यादा अवेयर होकर लिख रहे थे। लेकिन ये जो ऑडियंस थी, ये मोस्टली कौन सी ऑडियंस थी? जो कि एजुकेटेड पीपल थे, जो कि लैटिन फैमिली से थे, फ्रेंच से थे, यूरोपियन पीपल थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो अभी रीड करना नहीं जानते थे। तो बुक्स बोरो की जाती थी, लेंट की जाती थी इस टाइम पीरियड पे, और धीरे धीरे रीडिंग जो थी वो कॉमन बनने लगी। तो ये दिखाता है कि जो अर्ली ग्रोथ था रीडिंग कल्चर में, वो प्रिंटिंग से पहले भी एग्जिस्ट करता था। तो उसी की ये बात करते हैं। उसके बाद किंग हॉर्न, ये लिखी गई 1225 में। ये सबसे पहली सर्वाइविंग इंग्लिश वर्ड्स रोमांस था। ये स्टोरी बताता है लव के बारे में, बिट्रायल, एडवेंचर के बारे में बात करता है। और ये जो पोएम थी वो इन्फ्लुएंस हुई थी फ्रेंच रोमांस स्टोरीज से,
लेकिन इसका बैकग्राउंड जो था वो इंग्लिश बैकग्राउंड था। और मतलब तो क्या हुआ हो रहा था इस टाइम पीरियड पे कि इंग्लिश राइटर जो फॉरेन लिटरेरी फॉर्म्स थे, मेनली जो फ्रेंच के थे, उन्हें अडॉप्ट कर रहे थे और अडेप्ट कर रहे थे अपने राइटिंग स्टाइल में के हिसाब से। तो इस टाइम पीरियड पे सब्जेक्ट्स काफ़ी अलग अलग जो एक्सपैंड करा, जो सब्जेक्ट है उसका रेंज, रिलीजियस राइटिंग, सेक्युलर, मॉरल, पॉलिटिकल, बहुत अलग अलग तरह की थीम्स हमें राइटिंग्स में दिखी। उसके बाद ए लिटरेटिव रिवाइवल की बात की गई है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी था उसमें रीडरशिप बढ़ रही थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, पढ़ना मेनली। तो अब जो टेक्स्ट थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपीज़ थी, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। और लिटरेचर जो था सिर्फ लंदन तक या हाईली एजुकेटेड रीडर्स तक ही लिमिटेड नहीं था। जो राइटिंग्स और रीडिंग्स थी वो अब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और सोशल ग्रुप तक पहुंच रही थी। उसके बाद स्टोरी टेलिंग की बात की गई है, बिब्लिकल स्टोरीज़। तो बिब्लिकल स्टोरीज़ पहले भी एंग्लो सेक्शन टाइम पीरियड पे भी थी, होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा था कि कुछ चेंजेस आ रहे थे रीटेलिंग में। जैसे कि एक पोएम है पेशेंस, इसमें हम देखते हैं कि जोना एंड वेल की स्टोरी को रीटेल किया गया, लेकिन उसमें ह्यूमर को भी ऐड किया गया। तो अब जो ये थोड़ा मतलब कम सीरियसनेस हमें दिखा, रिलीजियस जो बिब्लिकल स्टोरीज़ है उन्हें कम सीरियसनेस दिखा और ह्यूमर ऐड करके उन्हें थोड़ा लाइट मूड टाइप उन्हें बनाया गया। तो इसमें इस पेशेंस में ये भी दिखाता है कि कैसे कितना जो ह्यूमन है वो स्मॉल है, वीक है, जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं गॉड से। तो इसमें जो पेशेंस में ही जोना को कंपेयर करा गया है एक डस्ट के पार्टिकल से नेक्स्ट टू अ ह्यूज वेल। तो ये कंपैरिजन जो था वो बहुत ह्यूमरस था लेकिन मीनिंगफुल भी था। तो ये दिखाता है जो लैंग्वेज है वो रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट दिखा रही है, लेकिन वो ह्यूमर को भी अलाउ कर रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज था उस टाइम पे, क्योंकि रिलीजियस राइटिंग जो थी वो लेस स्ट्रिक्ट बन रही थी। तो राइटिंग में हम डिवोशन तो देखते ही हैं, साथ साथ ह्यूमर और इमोशन भी देखते हैं। उसके बाद जो पर्ल था उसमें हम देखते हैं कि ड्रीम विजन फॉर्म को यूज़ करा गया। तो इसमें क्या हुआ था कि ये भी एक बहुत पॉपुलर मेडिवल लिटरेचर की पोएम है। इस पोएम में नैरेटर एक ड्रीम देखता है, वो अपनी डॉटर को देखता है जो कि हु डाइड एज अ बेबी इन हेवन, और डॉटर के पास परफेक्ट नॉलेज है, लेकिन जो फादर है वो उस विजडम को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। तो ये दिखाते हैं डिफरेंस को कि कैसे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग डिवाइन परफेक्शन को नहीं समझ पाती। तो ये उस गैप को दिखाता है। उसके बाद पॉल में ही वो दिखाता है कि कैसे फॉल ऑफ मैनकाइंड को शो किया गया है, कि एडम के सिन की वजह से जो फॉल ऑफ मैनकाइंड था और परफेक्ट हैप्पीनेस का लॉस हुआ। पोएम ये भी बताती है कि ह्यूमन ने सफ़र कितना सफ़र किया इस फॉल की वजह से। और ये पर्ल इसलिए स्पेशल भी है क्योंकि इसमें जो टोन है वो हम देखते हैं वो इमोशनल और बहुत पर्सनल टोन यूज़ की गई है। ये जो रीडर हैं वो फील कर पाते हैं फादर के ग्रीफ को, उनकी कन्फ्यूजन को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है। और उसके बाद सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट्स की बात की गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनोनिमस पोएम है इस टाइम पीरियड की, और इसे लिखा गया था एज अ ले। अब ले क्या होता है कि जो राइटिंग्स लिखी जाती हैं रिसाइट करने के पर्पस से, संग करने के पर्पस से। तो इसमें जो पोएट होता है वो डायरेक्टली बात करता है रीडर से, और तो ये एक पर्सनल और एक इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग वॉइस हमें इसमें देखने को मिलती है। तो जो ले है और ये आता है हमारा फ्रांस से, और ये यूज़ किया जाता है इमेजिनेटिव और लेजेंडरी जो स्टोरीज़ होती हैं उसे
बताने के लिए, रियल हिस्ट्री के लिए नहीं किया जाता। तो इंग्लिश राइटर्स ने इस फॉर्म को अडॉप्ट किया है और बाद में इसे अडेप्ट किया है इंग्लिश सेटिंग में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में हमें दे रखा है सर ऑर्फियो रीटेल करते हैं ग्रीक स्टोरीज़ को इंग्लिश वे में, इंग्लिश के सेटिंग में। तो ये दिखाता है कि कैसे क्रिएटिविटी बढ़ रही थी, इंडिविजुअलिटी राइटर्स की बढ़ रही थी। तो इसमें हमने यही, इस सेक्शन में यही देखा कि मिडिल इंग्लिश जो राइटर्स थे वो अपना नाम पहले यूज़ नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स थी वो, उसमें हमें पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियन, यूनिक वॉइसेस देखने के लिए मिली। और टाइम के साथ साथ लिटरेचर नेमलेस ट्रेडिशन से इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ने लगा। तो इसीलिए इस सेक्शन का नाम फ्रॉम अनोनिमिटी टू इंडिविजुअलिज्म है।